नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का directstudy.com पे दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा, मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ आज आपको, वो मॉडल नंबर 6 पढ़ाने जा रहा हूँ। सेट नंबर 6 है, इससे पहले मैंने ऑलरेडी 5 सेट करा दिया है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहीं पे अपलोड किया जा रहा है, थोड़ा-सा आप देख लीजिएगा। 9th-10th साइंस लिखा हुआ होगा उस प्लेलिस्ट का नाम, ठीक है? ये किरण पब्लिकेशन का सेट है जहाँ से मैं करा रहा हूँ। इसका फ्री पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करता हूँ जो कि टेलीग्राम पे दिया जाता है। अगर बुक मंगाना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से आप ये किताब भी मंगा सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आसानी से आपको मिलता रहे। तो चलिए पहला प्रश्न से आप देखना स्टार्ट करिए। न्यूमेरिकल्स वगैरह जो होगा वो भी मैं बताता चलूँगा, घबराने की बात नहीं है। जो भी आपके लेवल का होगा, कुछ क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस सेट है ना, तो प्रीवियस ईयर तो है नहीं, कुछ ऐसा है जो कि एक्स्ट्रा डाला हुआ है इसमें। मैं वो भी बता दूंगा कि आपके लेवल का है या नहीं है, उस पर ज़्यादा ध्यान देना है या नहीं देना है, कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ के कोई फ़ायदा होता नहीं है। क्योंकि ये किरण वाले ने बनाया है तो थोड़ा इधर उधर तो सब लोग अपलोड कर ही देते हैं, कुछ क्वेश्चन इधर उधर। देखिए, जब तत्वों को परमाणु भारों के, ध्यान रखिएगा, तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो बीच वाला तत्व परमाणु भार के अन्य दो तत्वों के परमाणु भार के लगभग औसत एवरेज के बराबर होता है। तो इसको डोबनाइडर का त्रिक नियम बोलते हैं। एक यहाँ और एक यहाँ, इन दोनों का एवरेज निकालिएगा, इसके बराबर होगा। तो इसका पहला आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? अगला प्रश्न आपके सामने है, टार्टेरिक एसिड किसका एक घटक है? क्या है? टार्टेरिक एसिड किसका घटक है? तो आप आंसर देंगे ये बेकिंग पाउडर का है। टार्टेरिक एसिड क्या है? बेकिंग पाउडर के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। इसका सूत्र मैं लिख देता हूँ जो आपको पता होना चाहिए, C4H6O6, ये टार्टेरिक एसिड का सूत्र है। और यह इमली में पाया जाता है। कहाँ पे? इथेनॉल, ध्यान रखिए, इथेनॉल का सूत्र क्या है? तो मिथेनॉल के बाद इथेनॉल होता है, यानी कार्बन 2 होगा इसमें। कार्बन इसमें 1 2 है, इसमें 1 कार्बन है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इसमें 2 कार्बन, इसमें भी 2 कार्बन। अल्कोहल के लिए OH लगना जरूरी है। अब देखिएगा, 2 दूनी 4 और 1 5 होता, तो 6 होता, 2 जुड़ता है, CnH2n+2 होता है, ठीक है। लेकिन जब अल्कोहल का सूत्र आ जाएगा तो CnH2n+1 OH हो जाता है। इस पर ये सेट है, देखिए, तो 2 दूनी 4 और 1 5, यहाँ 2 लिखिएगा तो 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा, और OH, तो ये आंसर 4 जाएगा इसका 3 का। समझे? आगे ये कह रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 19 से लेकर 36 तत्व को किस आवर्त में रखा जाता है? आधुनिक आवर्त सारणी में 19 से 36 तक कहाँ रखा गया है? सो पूछ रहा है, यानी आपको अच्छे से नॉलेज है या नहीं, सो पूछ रहा है आपसे। तो ये आवर्त 4 के अंतर रखा हुआ है। ऐसे ऐसे आवर्त होता है, और ऐसे ऐसे जो होता है इसको वर्ग या समूह भी कह देते हैं। क्लियर है बात? चौथे आवर्त में तत्व को संख्या 18 से है। अगला है, डैश वर्गीकरण में 7 आवर्त और 18 समूह है, तो आधुनिक आवर्त सारणी वाला में ऐसा है। यस और नॉट? ये बनाया कौन सा? मोसले ने बनाया, मोसले। अगला प्रश्न कर रहा है आपको, न्यूमेरिकल है, थोड़ा इधर करके बताता हूँ ताकि आपको समझा सकूँ मैं लिख के। एक कार, ठीक है, आधी दूरी 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से तय करता है और अगली आधी दूरी 30 मीटर प्रति सेकंड के तय करती है। औसत गति क्या होगा? तो औसत गति के लिए ना एक फार्मूला डायरेक्ट आता है, समझे, या बेसिक से भी बना सकते हैं। 2v1 × v2 बटा के नीचे v1 + v2 होता है, तो 2 गुने 20 गुने 30 और 30 20 50 नीचे आए, 1 0 से 1 0, 5 से 4 बार में, तो 4 दूनी 8 आपका आंसर। क्या गलती कर दिया मैं? 8 3 24 हो जाएगा ना, टोटल 24 हो जाएगा। तो आंसर 24 मीटर पर सेकेंड उसका एवरेज निकल के आ जाएगा, एवरेज स्पीड। क्या फार्मूला लगाएगा? 2v1 × v2 बटा के नीचे v1 + v2, या आप एक डिस्टेंस के बीच में कोई दो डिस्टेंस के बीच में कोई दूरी मान लेंगे कुछ, और उसके बाद बना सकते हैं। 7 नंबर कह रहा है, एक पिंड का वजन आपको दे दिया इतना न्यूटन है, जब इतना ग्राम हो तो पिंड का द्रव्यमान कितना होगा? द्रव्यमान वो होता है जो कभी भी नहीं बदलता है, तो 1 किलोग्राम आपका आंसर
चला जाएगा। एक कैसे आप ये बात बोल सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो द्रव्यमान बराबर होता है वो भार बटा 9.8 होता है, भार बटा जी होता है। तो यहाँ पे क्या था, 9.8 में 9.8 से भाग देना था, 1 आएगा। आसमान में उड़ते हुए पक्षी में किस प्रकार की ऊर्जा विद्यमान है, उड़ रहा है ना, तो ध्यान रखिएगा उड़ते हुए वाला में क्या होगा, गतिज ऊर्जा भी होगा और स्थितिज ऊर्जा भी होगा, दोनों कंडीशन होगा। आगे आइए, अगला प्रश्न है आपके सामने कि 2 ग्राम और 4 ग्राम के दो द्रव्यमान वाले पिंड समान गतिज ऊर्जा में घूम रहा है, उसके रैखिक संवेग में परिणाम अनुपात कितना होगा। पहले तो एक जानिए, हाफ mv² और हाफ mv², तो ये है 2 और ये है 1 मिनट। 2 ग्राम और 4 ग्राम के दो द्रव्यमान वाले पिंड समान गतिज ऊर्जा से घूम रहे हैं। वन वन यहाँ लगा देते हैं, यहाँ 2 2 लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम डालेंगे 2 तो क्या हो जाएगा, 2v² बटा 2, यहाँ हो जाएगा 4 डालेंगे तो 1/2 4v² हो जाएगा। यहाँ 2 बार में कटेगा तो 2v² आएगा। एक सेकेंड, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ सिर्फ v² आएगा, यहाँ 1 लगा देता हूँ, यहाँ 2v² आएगा, यहाँ 2 लगा देता हूँ, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, समान गतिज ऊर्जा है तो इसको बराबर आप कर सकते हैं आराम से। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, v1/v2 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, 2/1 रेशियो में आ जाएगा आपका। अगर यहाँ से स्क्वायर हटाएगा तो यहाँ रूट चढ़ जाएगा। v1 v2 आपको पता है। एक और बात कह रहा है, तो उसके रैखिक संवेग में, तो संवेग क्या होता है, p बराबर mv होता है, तो यहाँ भी p बराबर mv होगा। यहाँ फिर आ जाएगा m के जगह पर 2 और v के जगह पर यहाँ पे √2 हो जाएगा, और बटा के नीचे इसको जब डालिएगा तो m के जगह पर क्या आ जाएगा 4 और v के जगह पर यहाँ पे क्या आएगा 1, तो 2 बार में कटेगा, क्या आ रहा है, √2/2 आ रहा है। इसको क्या लिख सकते हैं पता है, √2 से ऊपर नीचे गुना करिएगा, तो √2 से √2 कटा, फिर तो उतना ही रह गया, काटा मैंने क्यों, ऊपर में 2 आ जाएगा, 2 से 2 चला जाएगा तो 1/√2 आ जाएगा। बात समझिए, अगर नहीं काटिएगा तो ये दोनों मिलकर 2 बनेगा, 2 से 2 कटेगा तो 1/√2, इसको √2:1 लिख सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो 9 का क्या आ जाएगा, 2 नंबर आंसर। क्लियर हुई बात है, ऐसे करके निकाल लीजिएगा। आगे करा है, पृथ्वी की सतह होगा, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण और चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का अनुपात कितना हुआ, तो 1:6 का होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 6:1 हो जाएगा, क्योंकि देखिए पृथ्वी की सतह पर पहले गुरुत्वीय त्वरण ज़्यादा होगा और चंद्रमा पर कम होगा, ये ध्यान रखिएगा, उल्टा मत मारिएगा, पृथ्वी पे ज़्यादा होगा वहाँ पे कम होगा। गड़गड़ाहट की आवाज़ की वजह होती है, गड़गड़ाहट की आवाज़ की वजह होती है, भारी वर्षा के दौरान ध्वनि, ये क्या है, भारी वर्षा के दौरान ध्वनि बहुत तेज़ी से गुजरती है। ध्वनि के बादलों और भूमि जैसे कई परावर्तक सतहों से क्रमिक परिवर्तन, बादलों से गुजरते सुपरसोनिक विमान, एक बहुत बड़े बादल से ध्वनि को एक बार परावर्तन होना। इसका आंसर देना सबसे अच्छा रहेगा कि ध्वनि के बादलों और भूमि जैसे कई परावर्तक सतहों से क्रमिक परावर्तन के गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा इमारतों को नुकसान पहुंचा सकता है, तो याद रखिएगा इस सुपरसोनिक विमान से उत्पन्न जो तरंग होता है ना, वो हो जाएगा आंसर इसका, ये वाला सुपरसोनिक विमान से उत्पन्न तरंग, दरार आ जाता है दीवार में इससे। दो सतहों की अनियमितताओं का क्या होता है जो स्थैतिक घर्षण का कारण बनता है, जैसे दो सतहों की अनियमितताओं का लोट क्या होता है जिससे स्थैतिक घर्षण का कारण होता है, लोटन, लोप, सर्पन या इंटरलॉकिंग। तो आंसर एकदम आसान है इसका,
इंटरलॉकिंग हो जाता है, फंसना जिसको बोलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये सब। कह रहा है एक दूसरे से d दूरी पर स्थित m और m द्रव्यमान वाली दो वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो डिस्टेंस हो गया, कहने का मतलब है यहाँ से यहाँ, एक का है आप m और एक का है छोटा वाला m, और इसका बीच d दूरी है। तो F बराबर हम जानते हैं ना, m कैपिटल M बटा d स्क्वायर होगा। तो ये कह रहा है बीच लगने वाले आकर्षण बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दूरी के वर्ग का, उसके बीच के दूरी के वर्ग का, 2 नंबर आंसर 14 का हो जाएगा। अगला है एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी तरंग दैर्घ्य 4 मीटर है। ध्वनि की चाल कितनी होगी? तो आपको पता होना चाहिए ये क्वेश्चन के लिए, चाल बराबर होता है ये दोनों का गुना, तरंग दैर्घ्य समझे, आवृत्ति गुने क्या हो जाता, तरंग दैर्घ्य हो जाता है। जब गुना कर दिया दोनों को, 50 गुने 4 तो 200 मीटर से पर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट है एक साधारण लोलक में विस्थापन आयाम के बराबर होता है। एक साधारण लोलक में विस्थापन जो होता है आयाम के बराबर होता है, तब गतिज ऊर्जा कितनी होगी? 0 हो जाएगा। साधारण लोलक के आयाम इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, जैसे पेंडुलम द्वारा संतुलन की स्थिति में एक ओर के वेग तक की दूसरी 0 हो, गतिज ऊर्जा भी 0 होती है। याद रखने वाला एक क्वेश्चन है। साधारण लोलक देखें कैसा होता है, कहीं फिक्स करके डाला रहता है। इस जगह से इस जगह जितना होता है यही आयाम है, ठीक है। पूछ रहा है एक साधारण लोलक में विस्थापन आयाम के बराबर होता है। विस्थापन जो इसका हो रहा है इस जगह से जितना दूरी जा रहा है आयाम के बराबर होता है, तो गतिज ऊर्जा क्या होता है? तो गतिज ऊर्जा उस समय क्या होता है, 0 माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, तो उत्तल लेंस क्या होता है, उत्तल उत्थल, ट्रिक जानते हैं, उत्तल उत्थल होता है। लेंस है तो ऐसा वाला होगा लेंस। इसका फोकस दूरी क्या है, 20 सेंटीमीटर है फोकस दूरी। उस पर बनने वाले प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई से दुगना है। प्रतिबिंब जब वस्तु की लंबाई से दुगना है, लेंस से वस्तु की दूरी बताइए। देखिए एफ का मान आपको दे दिया है 20 सेंटीमीटर, और हम जानते हैं उससे बनने वाले प्रति एम का मान आप यहाँ से निकाल सकते हैं, आवर्धन से दे रहा है आपको। ऐसे इतना करना नहीं है, बात को समझना है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, उस पर बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई की दुगनी है, तो लेंस की वस्तु से दूरी कितनी होगी? एक चीज़ आप जानते होंगे, v बाई यू बराबर होता है h1 बाई h2, इससे आप निकाल सकते हैं। तो v तो मेरे को पता है नहीं, u, एक मिनट, u भी मेरे को पता नहीं, ये पता है, लेकिन जितना है ना इसका दुगना है ये तो कट जाएगा, कहाँ है ना, देखिए तो बनने वाले प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई की दुगनी है, इससे ये दुगना है, तो v बराबर क्या हो जाएगा, 2u हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, उत्तल लेंस है तो माइनस में जाएगा, v बराबर -2u होगा। और f जो होता है उसका वैल्यू हम डालेंगे। देखिए तो हम फार्मूला जानते हैं, लेंस 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। तो 1/f क्या डालिएगा, पॉजिटिव डालिएगा। क्यों? क्योंकि इसका फोकस इस तरफ में होता है, इधर पॉजिटिव होता है, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए 20 डालिएगा, 1/v रहने दीजिए, 1/, अच्छा v के जगह पर हम डाल लेते हैं, यहाँ निकाले ना -2u, और यहाँ u रहने देते हैं, माइनस यहाँ से हटा के ऊपर भेज देते हैं, तो 2u आ जाएगा, तो -1 और माइनस u से u गया 2 आ जाएगा, यहाँ 1/20, तो यहाँ जाएगा
1/10, ये 2 से काट देते हैं, या -3/u आ जाएगा। तो u बराबर क्या हो जाएगा, 10 तिया 30, लेकिन -30 क्या बता रहा है कि इस तरफ में वस्तु होगा, इधर माइनस में आता है। -30 जाएगा ऑप्शन नंबर ए 17 का आंसर। जो भी बात है उसको समझना है आपको। प्रतिबिंब का ऊंचाई ऊपर डाला जाता है, वस्तु की ऊंचाई नीचे डाला जाता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, और यहाँ v/u होता है। प्रतिबिंब का क्या बोला जाए, प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी। वस्तु का ऊंचाई नीचे, वस्तु का दूरी नीचे, प्रतिबिंब का दूरी ऊपर, प्रतिबिंब का ऊंचाई ऊपर। इससे सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि प्रतिबिंब नीचे ऐसे बनेगा, नीचे डायरेक्शन में बनेगा, इस तरफ में, यहाँ वस्तु होगा, प्रतिबिंब नीचे बनेगा, तो उल्टा बनेगा, इसलिए माइनस में हम इसका लेते हैं ऊंचाई। नीचे की तरफ है ना प्रतिबिंब का ऊंचाई, इसलिए माइनस लेते हैं। सारा बात रिवीजन हुआ। क्लास 10th में इस चीज़ को पढ़ना था। यहाँ करा मैच कराने के लिए एड्रेनलिन, गुस्सा और डर, ए का तो 1 हो जाएगा, तो ये दोनों आंसर तो हो नहीं सकता है। एस्ट्रोजन, बी का 3 होगा, महिला में निकलता है एस्ट्रोजन। तो ये दोनों में से सही अभी तक 2 को मैच कर गया, ये इसका और ये इसका। इंसुलिन ग्लूकोज का रिएक्शन करता है, तो सी का हो जाएगा आपका 4, ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। अरे ये आपको दिख नहीं रहा था, यहाँ पे है 4, तो ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। और फेरोमोन्स जो होता है अपने साथी को गंध से पहचानना या दूर तक के महसूस करना को बोलते हैं फेरोमोन्स। किसी प्रतिरोध को किस प्रकार से जोड़ने पर बल्ब की तीव्रता कम हो जाती है। किसी प्रतिरोध को किस प्रकार जोड़ने से बल्ब की तीव्रता कम रहा है। श्रृंखला में समांतर तीव्रता को कम नहीं किया जा सकता है। आंसर दीजिएगा आप क्या, श्रृंखला में। इसलिए क्योंकि श्रृंखला में जोड़ने से क्या होता है, तो बल्ब का चमक कम हो जाता है, क्योंकि बल्ब के आर पार वोल्टेज कम हो जाता है। अगला है, ये देखिए ऊपर करता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है ये। कह रहा है कथन में कह रहा है 2 एथेनॉल, यहाँ एक साथ है ये, 2 एथेनॉल में सोडियम एथॉक्साइड के साथ अभिक्रिया पर ब्रोमोब्यूटेन एक प्रमुख उत्पाद के रूप में 2 ब्यूटेन देता है। कारण कह रहा है ब्यूटेन 1 एवं ब्यूटेन 2 की तुलना में अधिक स्थिर होता है। सही विकल्प को चिन्हित करने के लिए कथन को ध्यान से पढ़ें। तो आंसर इसका हो जाएगा आपका, ये तो सही लिखा गया है, कथन सही है लेकिन कारण गलत दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। याद रखना होगा थोड़ा सा कि 2 इथेनॉल में सोडियम एथॉक्साइड के साथ अभिक्रिया पर ब्रोमोब्यूटेन एक प्रमुख उत्पाद के रूप में 2 ब्यूटेन देता है। ये थोड़ा सा ध्यान है, इसका 3 आंसर जाएगा, कथन सही है, कारण गलत है। अगला है मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके एक्स शुक्राणु उसके डैश से प्राप्त होता है, एक्स पुरुष से प्राप्त होता है। देखिए एक एक्स होता है, एक एक्स वाई होता है। एक मिनट, मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके एक्स शुक्राणु उसकी डैश से प्राप्त होता है, माता पिता, या तो माता से या दोनों से, किसी से भी मिल सकता है। लेकिन रुक जाइएगा, लड़का बना है ना, तो लड़का के लिए वाई तो पिता दिया होगा, महिला से मिला होगा, माफी चाहते, माता से मिला होगा। क्योंकि आप समझिए एक लड़की में या तो माता या तो पिता होगा, क्योंकि देखिए यहाँ से आया एक्स और यहाँ से एक्स आया, तो ये जो एक्स बना ये तो लड़की बन गया, तो लड़की में एक एक्स आया होगा मम्मी से, एगो पापा से। लड़का का क्या बनता है, एक्स वाई, तो गारंटी है कि लड़का है तो पापा से वाई लिया होगा, मम्मी से एक्स लिया होगा, तो इसलिए माता आंसर जाएगा। अगला प्रश्न है, डैश तंत्र तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संरक्षण करती है। तो संवहन तंत्र इसको बोलते हैं। कौन सा तंत्र बोलते हैं, संवहन तंत्र। एक जगह से दूसरी जगह क्या करती है, वो पहुंचाती है। अगला करा है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक मुख्य रूप से मृत कोशिका से बना होता है। कोलेनकाइमा, पैरेनकाइमा, जाइलम और अनेरकाइमा। इसका आंसर जाइलम हो जाएगा। जाइलम उत्तक जो होता है मृत कोशिकाओं के बना होता है। जटिल उत्तक में जाइलम और फ्लोएम आता है। अगला है अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया डैश द्वारा बनते हैं। बैक्टीरिया भी है, पैरामीशियम है और अमीबा है। लैंगिक प्रजनन, बाइनरी विखंडन, बर्डिंग
बहुविखंडन, तब बहुविखंडन इसका आंसर जाएगा। ठीक है, इसको बहुविखंडन का होना बोलते हैं। कोरोना वायरस का नाम कहाँ से पड़ा? ईंटों की उसकी सतह के कारण, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्राउन लाइक प्रोजेक्शन जैसे अनुमानों के कारण, लीफ लाइक प्रोजेक्शन के कारण। 25 का आंसर क्या दीजिएगा? पहला, क्राउन लाइक प्रोजेक्शन का इसको कोरोना कहा गया है, इसको हेलो या क्राउन कहते हैं। अगला प्रश्न, एक सेकंड, अगला प्रश्न है आपके सामने कि कंसर्ट हॉल जो होता है जिसको या सिनेमा हॉल की छतों को कैसा बनाया जाता है ताकि ध्वनि का परावर्तन के बाद हॉल के सभी कोनों तक पहुंचा जा सके? तो वक्रीय बनाया जाता है, ऐसा बनाया जाता है, ऐसा ऊपर का शेप दिया जाता है ताकि साउंड जो है टकरा के सारे कॉर्नर तक भी आराम से पहुंचता रहे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि मानव शरीर के आंतरिक अंगों की छवियों प्राप्त करने के लिए किस उपकरण के अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो उसको क्या किया करते हैं? एक्सरे स्कैनिंग तो करते नहीं है, सीटी स्कैन तो करते नहीं, एमआरआई तो करते नहीं, आंसर हो जाएगा अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि मुक्त रूप से गिरने वाले किसी वस्तु द्वारा अनुभव किए जाने वाले त्वरण किसके डैश से स्वतंत्र होता है? दाब से, वेग से, द्रव्यमान से या ऊर्जा से? द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। फिर से सुनिए, मुक्त रूप से गिरने वाली वस्तु का द्वारा अनुभव किए जाने वाला त्वरण जो होता है उसके द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। गौर से सुनिए, वेग किसी वस्तु के विस्थापन की दर को या निश्चित दिशा में प्रति सेकेंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के वेग को कहते हैं। एक और बात है कि ऊर्जा किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ये सब बात तो हम लोग जानते ही हैं। तो द्रव्यमान से क्या होता है? ये मुक्त होता है, स्वतंत्र होता है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि एक 100 ग्राम वजन की गेंद 70 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष पर रखी गई है। गेंद की स्थिति ऊर्जा क्या होगी? हम जानते हैं mgh होता है, और मास की बात करिएगा तो 100 है, जी का मान 10 है और 70 है ग्राम का, तो 7000 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये ग्राम में दिया हुआ है तो 1000 से आपको भाग देना होगा। क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। एक सेकंड, कुछ गलती कर रहा हूँ। जीरो कम कर रहा हूँ लगता है मैं, 2 4 जीरो होता, वही तो कहूँ है ना, 2 और 2 4 जीरो, तब तो 70 आएगा ना, 70 जूल आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? 2 नंबर आंसर जाएगा 70 जूल। आगे करा है, यदि 85 डिग्री तापमान वाले 2.5 लीटर गर्म पानी को इतना लीटर ठंडे पानी के साथ मिलाया जाता है, ठीक है, तो संतुलन ताप तब पहुंचने पर ठंडे पानी का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। यह मानकर कि कोई ऊष्मा हानि नहीं हुई है, ठंडे पानी का प्रारंभिक तापमान ज्ञात करिए। ये बैलेंसिंग का खेल है, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। देखिए, अभी बना लीजिएगा आप। 85 डिग्री तापमान वाले इतना लीटर पानी को इतना लीटर पानी के साथ मिलाया जाता है, तो संतुलन ताप पर पहुंचने में ठंडे पानी का ताप जो है 15 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। तो इसके लिए फार्मूला आपको लगाना होगा, M1 S डेल्टा चेंज इन टेम्परेचर, M2 S डेल्टा चेंज इन टेम्परेचर 2। यहाँ से यदि हम निकाल लें टेम्परेचर 1 में चेंजिंग क्या आएगा, 4.5 लेंगे, इतना था, गुना 15 टेम्परेचर में चेंजिंग आया है, और यहाँ से 2.5 हो जाएगा। यहाँ से जब सॉल्व करिएगा 27 डिग्री सेल्सियस आपको मिलेगा। तो कह रहा है चेंजिंग निकालना पड़ेगा हमको, तो 85 में से हम क्या करते हैं, 27 डिग्री हटा देते हैं, 58 डिग्री सेल्सियस आएगा। उष्मा हानि इसको बोलते हैं। अब क्या है कि 15 डिग्री बढ़ा हुआ है, तो 58 में से 15 डिग्री आपको हटाना पड़ेगा, तो 43 डिग्री सेल्सियस आएगा। स्टार लगा दिया हूँ क्वेश्चन में।
थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ स्क्रीन हल्का सा, बस इतना में भी आपको दिख जाएगा। देखिए, समझने की कोशिश करिए। किसी वस्तु के वेग का परिवर्तन, ध्यान रखिए, वेग का परिवर्तन की दर नियत है। अच्छा, इसका औसत वेग कितना होगा? किसी वस्तु के वेग का परिवर्तन की दर नियत कर दिया गया है, तो औसत वेग कितना होगा? तो आंसर हो जाएगा तो आरंभिक और अंतिम वेग के योग का आधा होगा, यही ना होगा जी? अरे भाई, आरंभिक मतलब v1 प्लस v2/2 होगा, यही होगा। आगे देखिए, नेक्स्ट कर रहा है, अधिक मात्रा की वजह से चॉकलेट सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। अधिक मात्रा की वजह से चॉकलेट, लेड, कोबाल्ट, निकल या जिंक, क्या ऐसा चीज उसमें रहता है? तो उसमें रहता है निकल। नेक्स्ट है यौगिक CH3 CH2 CH3, अच्छा, का यूपीसी नाम क्या होगा? 1 2 3 कार्बन है और 3 और 3 6 7 8 H8 है, तो 3 दूनी 6 2 8, तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन हो जाएगा। 33 का 2। अगला प्रश्न है आपके सामने कि किस प्रकार का उत्तक नारियल का भूसी बनाता है? किस प्रकार का उत्तक और नारियल का भूसी बनाता है? स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर, कोलेनकाइमस, फ्लोएम पैरेनकाइमा या पैरेनकाइमा? इसका आंसर याद रखिए, इसको बोलते हैं स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर, जो होता है वो उसका भूसी बनाता है। शुक्रवाहिका पुरुष में होता है, सामान्य मार्ग के निर्माण के लिए मूत्राशय से होकर जाने वाली नलिका के साथ जुड़ होती है, उसे डैश कहा जाता है। समझिएगा जा, शुक्रवाहिका है सामान्य मार्ग के निर्माण के लिए, ठीक है, मूत्राशय से होकर जाने वाली नलिका के साथ जुड़ी होती है, जिसे क्या कहते हैं? मूत्रवाहिनी बोलते हैं। एक सेकंड, नहीं, मूत्र मार्ग बोला जाता है, मूत्रवाहिनी, मूत्र मार्ग उसको बोलते हैं, मूत्र मार्ग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, KO2 पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का उपयोग अंतरिक्ष और पनडुब्बियों में ऑक्सीजन के सिलेंडर में किया जाता है, क्योंकि ये जो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड है वो क्या करता है? CO2 को अवशोषित करता है और O2 को बढ़ाता है, नमी को समाप्त करता है, CO2 को अवशोषित करता है, ओजोन उत्पन्न करता है। आंसर हो जाएगा इसका CO2 को अवशोषित करके O2 बढ़ा देता है। पानी में सोडियम सल्फेट के घोल को अक्रिय इलेक्ट्रोड का उपयोग करके इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है तथा कैथोड और एनोड पर उत्पाद क्रमशः होंगे। आंसर हो जाएगा आपका H2O2, क्या हो जाएगा? H2O2 उत्पाद होंगे। कैथोड पर H2 और एनोड पर O2 होगा। आगे करा है कि एक हल्का हरा लवण को जल में मिलाया जाता है। H2S गैस को विलयन में प्रवाहित करने पर एक काला अवक्षेप प्राप्त होता है। HCl में सरलता से घुल जाता है, इसमें कौन सी धातु आयन उपस्थित होगा? अच्छा, हरा है तो आपके माइंड में चल रहा होगा, मुझे पता है, जी हाँ, Fe2+ आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न आपके सामने है कि CuSO4 इंटू 5H2O में किस प्रकार के संयोजक उपस्थित माना जाएगा? तो मेटल नॉन मेटल के बीच में क्या होता है? तो इसको बोलते हैं हम लोग विद्युत संयोजक बल, तो होता ही होता है, और सहसंयोजक भी है इसके अंदर बल, ठीक है। तो इस और समन्वयक भी है इसमें जो इसके साथ लगा हुआ है, तो तीनों आंसर दे दीजिएगा, इसमें तीनों तरह का बॉन्ड मौजूद है, में विद्युत संयोजक भी है, संयोजक भी है और समन्वयक भी है। STP पर कितना लीटर CO2 बनेगा जब 0.1 मोल H2SO4 का 100 ml मिली NH2CO3 की अधिकता के साथ प्रक्रिया करेगा? ये सब थोड़ा याद रखने वाला क्वेश्चन है। 0.224 आपका आंसर निकल कर आएगा। नेक्स्ट कर रहा है, किस यौगिक का बंधन सबसे कमजोर होता है? हीरा है, नियॉन है, KCl है और बर्फ पानी है। तो आंसर क्या दिया? नियॉन जो है, ठोस नियॉन का जो बंधन होता है सबसे कमजोर होता है।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रतिघाती, ठीक है, यौगिक के रूप में किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा लेड एसीटेट। लेड एसीटेट का जो है ना प्रतिघाती के रूप में करते हैं। इंजन की आवाज़ इससे कम होता है, समझे। अगला प्रश्न है 200 ग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु को उसकी 10 जूल गतिज ऊर्जा के साथ संवेग होगा। हम जानते हैं P बराबर mv होता है, ठीक है, हाफ mv स्क्वायर होता है आपका गतिज ऊर्जा। अगर आप थोड़ा सा अगर ध्यान दीजिएगा तो यहाँ से v के जगह पर पुट कर सकते हैं आप क्या, हाफ m और p बटा m का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, m से m चल जाएगा तो क्या आ जाएगा, हाफ p स्क्वायर बटा m। अब इससे निकाल लीजिए, p स्क्वायर बटा m। p स्क्वायर निकालना है हमको, जो जो दिया है एनर्जी बराबर ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी बराबर। तो निकालिए ना, काइनेटिक एनर्जी कितना दिया हुआ है, 10 जूल। 1/2 m का मान है 200, तो 1000 ऊपर लिखना पड़ेगा। यहाँ क्या है पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर रहने दीजिए। 1 0 से 1 0 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया, तो पी स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपका 4, पी बराबर आ जाएगा 2। आंसर क्या हो जाएगा बताइए, 2 kg मीटर स्क्वायर मीटर पर सेकेंड, 2 kg मीटर पर सेकेंड। दिए गए एक तापमान पर ध्वनि की गति डैश से अधिकतम होती है। दिए गए एक तापमान पर ध्वनि की गति डैश से स्टील, ध्वनि गति अधिकतम कहाँ होगा, स्टील में होगा। अच्छा, स्टील है, निकल है, आयरन है, एल्युमिनियम है, तो इसका आंसर दे दीजिएगा एल्युमिनियम हो जाएगा, सबसे अधिक एल्युमिनियम में होगा। अगला है आपका कि सर्किट में श्रृंखलन में प्रतिरोधक जुड़े होते हैं। सर्किट में श्रृंखला में प्रतिरोध जुड़े होते हैं, सर्किट के माध्यम से धारा का मान क्या हो जाएगा, श्रृंखला में प्रतिरोध जुड़ा हुआ है तो धारा का मान क्या हो जाता है, एक ही रहेगा। सर्किट में श्रृंखला में प्रतिरोध जुड़े होते हैं, सर्किट के माध्यम में धारा का मान एक ही रहता है, चेंज नहीं होता है। अगला है हवा में और घनत्व माध्यम में प्रकाश की गति में अंतर इस प्रकार है। तो अपवर्तक सूचकांक हो जाएगा। हवा में और घनत्व माध्यम में गति में अंतर को क्या बोलते हैं, अपवर्तक सूचकांक बोलते हैं उसको। बेंजीन के एक अणु में डैश दोहरे आबंध होते हैं। बेंजीन में आपको पता होता है 3 दोहरे आबंध मिलेगा उसमें आपको। बेंजीन कुछ इस प्रकार का बनता है, एक यहाँ दोहरा आबंध, तो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 3 को मिलता है टोटल। इलेक्ट्रॉनिक आवृत्ति 288 वाला एक तत्व आधुनिक आवर्त सारणी में समूह में रखा गया होगा। तो 288 है, ठीक है, लास्ट में 8 है, मतलब वो संतुष्ट है, तो उस कहाँ चला जाएगा, 18 में लास्ट में चला, अक्रिय गैस हो जाएगा वो। जब कॉपर सल्फेट विलयन लोहे धातु के साथ अभिक्रिया करता है, तांबा नामक धातु का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया, इसको बोलते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एथिल अल्कोहल में निम्न में मिलाकर पीने के योग्य बनाया जाता है। एथिल अल्कोहल में क्या मिलाकर पीने योग्य बनाया जाता है, तो उसको बोलते हैं मिथेनॉल एवं पिरीडीन। एथिल अल्कोहल में मिथेनॉल एवं पिरीडीन मिला देने से यह जहर बन जाता है और इसको पीने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। पीने के अयोग्य पूछा है, तो उसमें जैसे ही यह मिथेनॉल मिलाएगा पिरीडीन, तो वो फिर जहर हो जाता है, पीने लायक नहीं रहता है। मानव तंत्र में प्रतिऑक्सीकारक में कार्य क्या है, मानव तंत्र में प्रतिऑक्सीकारक का कार्य क्या है बताइए, तो पढ़ के। प्रतिऑक्सीकारक का बात बोल रहा है। यह विटामिन संश्लेषण बढ़ाते हैं, यह कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा फैट यानी वसा के अत्यधिक ऑक्सीकरण को रोकता है, और यह मुक्त मूलकों के प्रभाव से बचाता है। यह काल प्रभावन क्रिया को धीमा कर देने वाले जीन को सक्रिय कर देता है। तो आंसर हो जाएगा ये मुक्त मूलकों के प्रभाव से बचाता है। कौन, मानव तंत्र में प्रतिऑक्सीकारक।
एक लंबी ट्यूब से जुड़ी अमोनिया की एक बोतल में सूखी हाइड्रोजन क्लोराइड की एक बोतल के दोनों सिरों को एक साथ खोला जाता है। सबसे पहले सफ़ेद अमोनियम क्लोराइड वलय बना कहाँ बनेगा, कहने का मतलब है। आंसर क्या दीजिएगा, ये बनेगा हाइड्रोजन क्लोराइड की बोतल के पास बनेगा। गजब गजब का क्वेश्चन दिया ना इस सेट में। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? ऑक्सीन, फ्लोरिजेन, साइटोकाइनिन, ऑक्सीटोसिन। ये 4 नंबर जो है ऑक्सीटोसिन है, मानव हार्मोन, सॉरी है पादप हार्मोन नहीं है। फ्लोरोजिन भी है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा युक्त भोजन के लिए उपयुक्त है? कार्बोहाइड्रेट और वसा जो है ऊर्जा देने वाला है। यहाँ करा है क्या होगा यदि जो दी गई श्रृंखला में हिरण न हो तो? घास को हिरण खाएगा, हिरण को शेर खाएगा। तो शेर की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, कभी नहीं। घास की मात्रा बढ़ जाएगी, शेर की आबादी घट जाएगी और घास की आबादी बढ़ जाएगी। यही आंसर होगा, क्योंकि शेर मरने लगेगा। एक पत्ती में बना छिद्र जिसमें श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको स्टोमाटा बोला जाता है। अगला है, भारत सरकार ने छामा के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है क्योंकि इसमें ऐसी धातु तत्व निकाल सकते हैं जिसका उपयोग ट्रांजिस्टरों में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? जर्मेनियम। झामा का मतलब होता है जला हुआ कोयला को झामा बोलते हैं, उसे जर्मेनियम मिलेगा। समान प्रकार की छोटी बूंदें भी बोल्ट तक आवेशित की गई है। यदि n बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनती है तो इस बूंद का विभव क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा आपका n के पावर 2/3 और v हो जाएगा। याद रखिएगा थोड़ा सा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक रेडियो स्टेशन से 30 मीटर बैंड का प्रसारण प्राप्त होता है। इस स्टेशन द्वारा प्रेषित वाहक तरंगों की आवृत्ति कितनी होगी? इसको कैसे निकालिएगा? एक फार्मूला होता है, यहाँ लिखता हूँ, n बराबर होता है आपका c/i। इस फार्मूला का प्रयोग कर सकते हैं। तो n बराबर आपका कितना हो जाएगा? 3 × 10 के पावर 8 होता है और नीचे आपका 30 दिया हुआ है। सॉल्व करेंगे कितना? 10 मेगाहर्ट्ज हो जाएगा। 10 गुने क्या आ जाएगा? 10 के पावर 6 आ जाएगा। इसको मेगाहर्ट्ज बोलेंगे, 10 मेगाहर्ट्ज हो जाएगा आंसर। अगला है, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है, ठीक है। वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से क्या होगा? आंसर होगा गुब्बारे के आमाप में वृद्धि हो जाएगी, ऊपर फैलेगा। जैसे जैसे ऊपर जाएगा प्रेशर कमेगा ना तो फैलेगा ना, आमाप बढ़ेगा। आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग में तुलना की जा सकती है? आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के साथ तो लेंस का तुलना आप कर सकते हैं। 1 मिनट। आँख के रेटिना तो फिल्म के तरह काम करता है, सॉरी रेटिना पूछा है तो फिल्म के तरह। अगला है, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में कौन सा स्तर उत्तरदायी है? रेडियो के लिए आयन मंडल बोलते हैं उसको, आयन मंडल। आयन मंडल के अंदर रेडियो तरंग हो जाता है। यदि VA, VW और VS क्रमशः वायु, एयर, वाटर और स्टील में ध्वनि तरंग होती है तो वायु से ज़्यादा वाटर में, वाटर से ज़्यादा स्टील में। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ। आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया द्वारा। कथन में करा लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। एकदम सही बात है। लोहे का अपेक्षिक घनत्व पारद के अपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। नहीं, ये गलत है। ये सही है और आर गलत है, इसका आंसर होगा, क्योंकि पारा का घनत्व ज़्यादा है, लोहा का नहीं। जब हम जंगल को नष्ट कर देते हैं तब हम साथ साथ किसे नष्ट कर देते हैं? वन्य जीवों की जनसंख्या, जंगली जानवरों का भोजन और आश्रय। यही आंसर हो जाएगा ना। मेनली ये नाश कर। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है? मिट्टी, विद्युत, जल और वायु। विद्युत
प्राकृतिक ने थोड़े ना दिया, हम लोगों ने बनाया है। अगला है शुद्ध मटर के पौधे ए को शुद्ध मटर के पौधे बी के साथ संकर किया गया है, या पाया गया कि एक ही तरह दिखने वाले पौधे F1 पीढ़ी में नहीं दिखाई देते हैं। ए और बी में ऐसे कौन से पौधे लंबे कौन से छोटे हैं? ए के शुद्ध मटर के बी के साथ संकर किया जाता है। ए की तरह दिखने वाले पौधे F1 पीढ़ी में नहीं दिखाई देते हैं। अच्छा, F1 पीढ़ी नहीं दिखाते, ए नहीं दिखाई दे रहा था, ए छोटा होगा बी बड़ा होगा, बी लंबा ए छोटा। छोटा प्रभावी नहीं होता, लंबा प्रभावी होता है। इसीलिए उन शब्दों का सही संयोजन चुने जिसमें कोई जीवाश्म ईंधन नहीं होता है। नहीं होता है। हवा, लकड़ी, सूर्य, लकड़ी जीवाश्म है, मिट्टी का तेल जीवाश्म है, पेट्रोलियम जीवाश्म है, पवन, समुद्र, यही हो जाएगा पहला। इसमें मिट्टी का तेल है, इसमें पेट्रोलियम है, इसमें कोयला है, सब जीवाश्म है। पहला में जीवाश्म ईंधन नहीं है किसी भी तरह का। अगला है कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। कैसे कर लीजिएगा? डॉपलर प्रभाव के द्वारा कर सकते हैं। स्टार मार्किंग क्वेश्चन है। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है डॉपलर प्रभाव द्वारा। अगला करा है एक मनुष्य स्थिर नाव में 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और नाव 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकी। बताएं नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना है? अच्छा, निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं m गुने 5 कर देते हैं बराबर में n गुने 0.5 कर देते हैं। n बटा m बराबर कितना हो जाएगा? 0.5 बटा 5, पॉइंट हटेगा 0 आएगा, 1/10। 1/10 आया। यस सर, 1/10 आया। तो आंसर क्या हो जाएगा? 10 गुना। क्रॉस गुना करिएगा, m बराबर 10 n हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुले को एक नली द्वारा एक दूसरे से संपर्क लाया जाए तो क्या घटना होगा? दोनों बुलबुला आकार वही रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। छोटा बुलबुला और छोटा और बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा, यही आंसर होगा। पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होगा। अच्छा क्वेश्चन है। परमाणु के कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। परमाणु के कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। आंसर दे दीजिएगा आप अफबाउ सिद्धांत के हिसाब से। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जानते हैं लमसम बच्चा, मुझे पता है क्वेश्चन। ऊंचाई की जगह पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने की बिंदु नीचे आ जाती है। यही आंसर होगा 74 का। निम्नलिखित में से विश्व के कौन सा सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है? विश्व में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाएगा? तो हाइड्रोजन पाया जाता है, क्योंकि यहाँ विश्व बोला है। मानिक और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? सिलिकॉन ऑक्साइड, एल्युमिनियम के ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, बोरॉन के ऑक्साइड। आंसर किसके ऑक्साइड होते हैं? ये एल्युमिनियम के ऑक्साइड होते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टार मार्किंग क्वेश्चन है। अगला है पारद मिश्र धातु है। पारद धातु मिश्र है। अति रंगीन मिश्र धातु होते हैं, कार्बन युक्त मिश्र धातु होते हैं, पारद युक्त मिश्र धातु होते हैं, अपघर्षण के लिए प्रतिरोध वाला मिश्र धातु होते हैं। आंसर हो जाएगा पारद युक्त मिश्र धातु होते हैं। ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ भी लग रहा है मेरे को। समझे? चांदी का जो पारद मिश्र होता है ना, वो दांत में भरा जाता है, पता है आपको? ठीक है। गहरे समुद्र के गोताखोर निम्नलिखित में से किस गैस मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो उसमें कि हीलियम के साथ ऑक्सीजन होता है ताकि उसको जमने से बचाता है। अगला है आपका विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक वितरण की तुलना अध्ययन कहलाती है। इसको क्या बोलते हैं? कहिएगा। इसी को बोलते हैं हम लोग
इथनोलॉजी विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक वितरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं इथनोलॉजी। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? तो आंसर क्या हो जाए आपका? थायरॉक्सिन। स्टार मार्किंग क्वेश्चन है ये, समान अध्ययन का क्वेश्चन है, तो इसमें तो न्यूमेरिकल्स भी रहेगा, मतलब सॉरी मैथ्स भी रहेगा। तो मैथ्स चलिए कर लेते हैं। एक वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य से 75% है। कॉस्ट प्राइस जो है ना, जो मार्केट प्राइस है उसका 75% है, यानी 25 दिए 75, 25 चौका 100। तो कॉस्ट प्राइस बटा मार्केट प्राइस की यदि बात करिएगा तो 3/4 हो गया। यदि 15% की छूट दी जाती है तो लाभ या हानि प्रतिशत निकालिए। तो x लगा देते हैं। तो 4x पर आपने 15% छूट दिया, इसका सीधा मतलब 85/100 पे आपने बेचा। यस और नॉट? तो यस। ये हो गया क्या आपका सेलिंग प्राइस। इतना करने का ज़रूरत ही नहीं था, कोई नहीं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 17×5 = 85, 20×5 = 100, 4 से कटेगा 5 बार में, क्या आया? 17x/5। अब आपको यह देखना पड़ेगा, ये तो चूँकि सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस आपको पता है 3x, तो 5 × 15, 3 से ये ज़्यादा है, तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, यानी कि यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है? लाभ। तो हानि वाला क्वेश्चन सब तो हो ही नहीं सकता आंसर। और कितना का है लाभ निकालना पड़ेगा आपको। लाभ निकालने के लिए आपको 17x/5 में से आपको 3x/1 घटाना होगा। 5 × 15, तो 2x/5 आ जाएगा आपको। लाभ ऊपर डालिएगा 2x/5, कॉस्ट प्राइस नीचे डालिएगा 3x × 100, ये परसेंट में आंसर आएगा। एक से x गया, 5 से कटा, 20/100, 40/3, तो 33×39, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? 3 आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात? हरीश के मासिक वेतन इतना रुपए में से 1/3 शिक्षा पर और 2/6 भोजन व अन्य आवश्यकताओं पर खर्च होता है। शेष वेतन की वह बचत करता है, बचत की राशि बताइए। तो 1 में से आप 1/3 प्लस 2/6 को घटा लीजिए, तो 1/1 माइनस 6 आएगा, 2 प्लस 2, 6 माइनस 4/6, 2/6 मतलब 1/3। तो निकालिए इसमें 45,000 का 1/3 15,000। तो ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा 82 के लिए। अगला प्रश्न है, ए किसी कार्य को 12 दिन में करेगा, बी ए की तुलना में 20% कम कार्यकुशल है। बी जो है ए की तुलना में 20% कम काम करेगा, ये 100 काम करेगा, 80 ही काम करेगा। 0 से 0 गया तो 4 और 5, ये इसका क्षमता आ गया। ठीक है, तो टोटल वर्क अगर कोई पूछे क्या होगा तो आराम से निकाल लीजिएगा। 5 × 12 = 60 टोटल वर्क हो गया। जब क्षमता से इसका कितना दिन लगाया काम करने में गुना करेगा तो निकल जाएगा आपको। बी का कार्य पूरा करने कितना समय लगेगा, तो 4 से भाग दीजिए इसमें, 15 चौका 60, 15 दिन लगेगा। समझ में आया? कितना आसानी से आपके बीच रख रहे हैं क्वेश्चन। एक त्रिभुज के कोण इतना और इतना, त्रिभुज के सबसे बड़े कोण की माप क्या है? तो तीनों को जोड़िए, तो 3x 2x 5 और 5 10x, 10x और -20 बराबर 180 होगा टोटल जोड़। तो 10x बराबर कितना आ जाएगा? 160। 0 से 0 16 डिग्री आया, मतलब 16 आया x का मान। तो सबसे बड़ा कोण इसमें कौन होगा? तो लाजमी है ये 5x है। तो 16 × 5 = 80 में से 12 गया, और 16 × 3 = 48 में से 8 गया, 16 दूनी 32, तो यही हो जाएगा 16 × 5 = 80। 1 मिनट, सबसे बड़ा कोण का मान बताइए। 16 ही ना आ रहा है जी? कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ? नहीं, गलती नहीं कर रहा हूँ। तो आंसर क्यों नहीं आ रहा है? हाँ ठीक, रुक जाइए। 5 × 3 = 8 और 2 10, 10x माइनस 8 और 20, 8 और 12 20 बराबर 180। ठीक है, इधर भेज देंगे। अच्छा, ये जुड़ जाता ना, यही गलती हो गया। 200 आएगा, एक जो 20 आएगा, x का मान 20 आएगा, तो 20 × 25 = 100, 100 में से 12 जाएगा, 88 आंसर आ जाएगा। ठीक है, गलती कर रहा है। वाट के चिन्ह पर क्या आएगा? ये क्वेश्चन देखिए, रीजनिंग का क्वेश्चन है।
बताइए व्हाट के चिन्ह पे क्या आएगा, कैसे आया है उसको समझना होगा। देखिए साक्षक 42, 6×5 = 30 और गुने 7 करेंगे तो 7×21 210 आएगा। यहाँ देखते हैं 5×20 120 आएगा। देखिए 7×5 = 12, 12×7 = 84, 5×4 = 9, 1 मिनट नहीं, हम्म, 7 6 13 5 19, 18, 18 का स्क्वायर 324 होता है। नहीं, क्या हो रहा है जी, क्या परेशान कर रहा है मेरे को, 15 से ये कट रहा है। ये क्या किया है पता है, 6×36 7×49 +5 किया है, इन दोनों का स्क्वायर करा है और जोड़ दिया है, आ जाएगा 9। ये नहीं आ रहा है जी, ये भी नहीं किया गया है। क्या किया गया है, 5 के पावर 1, 6 के पावर 2, 7 के पावर 3, 5 36 343। बाप रे बहुत टफ था ये। 6 3 9 5 14, इसका पावर 1 मतलब 3, इसका पावर 16 और 125 ये करना है। 6 5 11 3 14, लास्ट में 4 आएगा और 2 1 3 1 4 144, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आंसर। बहुत टफ था क्वेश्चन, बहुत टफ ये, थोड़ा देर लगेगा लेकिन सोचा जा सकता है। कह रहा है सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, तो आंसर क्या दीजिएगा, बालिकाओं के लिए एक लघु जमा योजना होता है, इसके अंदर पैसा जमा किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, ब्राज़ील, इंडिया, ऐसे करके है बहुत सारा देश, मालदीव, बिम्स्टेक में कौन सदस्य नहीं है, मालदीव है, नेपाल है, भूटान है और भारत है। बताइए क्या आंसर दे दे। मालदीव नहीं है, माफ़ी जाती गलत मैं पढ़ रहा था, इसमें है बांग्लादेश हो जाएगा, इंडिया है, म्यांमार है, उसके बाद आपका श्रीलंका हो जाएगा, उसके बाद इसमें आ जाएगा क्या, और टी से क्या हो जाएगा बताइए, तो थाईलैंड हो जाएगा, ई से कौन सा देश होगा, ऐसे करके है, समझे, इसमें जो देश है यही सब है, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार हो जाएगा, थाईलैंड हो जाएगा। और ये बना था कब, ये याद रखिएगा 1997 में बना था। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर्स राज्यों का सदस्य नहीं है, त्रिपुरा है, मेघालय है, सिक्किम नहीं है, मिजोरम है, सिक्किम इस तरफ में आता है। भारत की संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, 1986 में। देखिए पर्यावरण संरक्षण है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किन दो शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेनें वंदे भारत एक्सप्रेस चला था, अहमदाबाद, मुंबई, सेंट्रल के बीच चला था। एक मिनट, सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस पूछ रहा है, ये गड़बड़ में लगा रहा हूँ, इसका आंसर होगा नई दिल्ली से वाराणसी, समझे, 2019 में चला था। महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक के प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था, दांडी गुजरात में किस जिले में पड़ता है, तो ये पड़ता है नवसारी जिला में। ये गजब का क्वेश्चन घुमाया है, लमसम बच्चा को नहीं पता होगा, नवसारी जिला में पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, श्रीनगर से लेह को जोड़ने वाला कौन है, जलेपला, नाथुला, बाराला, जोजिला। आंसर क्या दिया, जोजिला, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है।
जोजिला। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? फ्रांस है, यस है, यूनाइटेड किंगडम है, चीन भी है, जापान नहीं है उसमें, रसिया है। अगला है गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में किस महाद्वीप में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है। गोबी मरुस्थल जो है ये आपका होगा एशिया महाद्वीप में स्थित है। ये सबसे बड़ा एशिया का मरुस्थल है। ये जानते हैं मंगोलिया, जो हम लोग का मंगोल लोग आक्रमण किया था, मुस्लिम लोग हैं, और मंगोलिया और चीन के बीच स्थित है। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए, पदार्थ की मात्रा को हम लोग क्या चीज़ में मापते हैं? मोल में नापते हैं, माप किया जाता है मोल में। किस सिख गुरु के खालसा पंथ की स्थापना करा था? गुरु तेग बहादुर। एक मिनट, नहीं, खालसा पंथ है ना, तो गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म 1666 को हुआ था और पटना बिहार में। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? तो आंसर क्या हो जाएगा? बुलंद दरवाजा दिल्ली में नहीं है। समझे? ये जो फतेहपुर सीकरी में ना जामा मस्जिद का मुख्य प्रवेश द्वार है यही। ये 1575 में बनवाया गया था। फतेहपुर सीकरी में है ये। अलाई दरवाजा हो गया, हुमायूं का मकबरा, इंडिया गेट, ये सभी कहाँ? दिल्ली में ही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन बीमारी विषाणु के द्वारा होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? चिकन पॉक्स। कॉलरा, टाइफाइड, टीबी अलग अलग चीज़ों से होता है। नेक्स्ट है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर शब्द किससे संबंधित है? सेरीकल्चर किसको बोलते हैं? सेरीकल्चर रेशम पालन को बोलते हैं। पीसी कल्चर मछली पालन को बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी संबंध दर्शा रहा है? सहजीवी में दोनों को फायदा। जल फ्यूनेरिया काई हो जाएगा। काई के अंदर जो होता है ना कि लाइकेन और शैवाल दोनों होता है, और कवक, तीनों चीज़ का सहजीवी होता है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? आत्मारंग पांडुरंग है। ये 1867 में 31 मार्च को बनाया गया था। अगला निम्नलिखित में कौन सा भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? अच्छा क्वेश्चन है। सबसे युवा में कौन थे? तो नीलम संजीवा रेड्डी। 64 वर्ष 67 डेज के थे जिस समय ये राष्ट्रपति बने थे। 6ठे नंबर के थे। और सर्वाधिक जो आयु के थे वो आर.के. नारायण थे। अगला है इनमें से दक्षिण अमेरिका में कौन से दो देश स्थल रुद्ध है, मतलब चारों तरफ स्थल से घिरा हुआ है? तो आंसर हो जाएगा आपका क्या? पराग्वे और बोलीविया। टफ क्वेश्चन में जाएगा ये क्वेश्चन। स्वराज मेरा जन्म से इसे लेकर होंगे, ये बाल गंगाधर तिलक का ये कथन था। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से क्या परिसंचरण तंत्र के अंग नहीं है? रक्त, बरियात, हृदय और धमनियाँ। धमनियाँ है, हृदय है, रक्त है, लेकिन बरियात नहीं है। अगला कह रहा है एक रस्सी को 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग जो है पूरी लंबाई का 1/5 है। दूसरा भाग पहले भाग का 3/2 है। तीसरा भाग रस्सी का कितना अंश होगा? तो ऐसे समझिए, मान लीजिए टोटल x भाग है, x का 1/5 जो है ये पहला भाग हुआ, ठीक है। दूसरा भाग जो है वो कह रहा है पहले भाग का 3/2, पहले भाग का 3/2। पहला भाग था x/5, इसका 3 बटा मतलब 3x/10, ये दूसरा भाग है, ठीक है। तो तीसरा भाग रस्सी का क्या अंश होगा? तो कुछ नहीं करिए, 1 में से आप घटा दीजिए इन दोनों वैल्यू को, सॉरी x में से x/5 प्लस 3x/10 बटा में 1 मान लीजिए। यहाँ पे x/1 थोड़ा देर के लिए रहने दीजिए और यहाँ कर लीजिए 10 आ जाएगा 2x प्लस 3x। 3 2 5, यहाँ 10 आएगा, 10 में से 5 गया 5x/10, क्या आ जाएगा? x/2, 1/2 आंसर हो गया। अच्छा क्वेश्चन था मैथ का। अब आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अरे एक ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर 50 किमी प्रति घंटे की चाल से निकला।
इधर की तरफ। आधे घंटे बाद, ध्यान रखिएगा, आधे घंटे के बाद एक अन्य ट्रेन स्टेशन बी से स्टेशन ए की ओर ये निकला। डेढ़ सौ की रफ्तार से निकला। दोनों स्टेशन के बीच की दूरी इतना है। ओके सॉरी 25। जिस स्थान पर दोनों ट्रेनें मिलती है उस स्थान की स्टेशन ए से दूरी क्या बताइए। जहाँ ये मिलेगा जाकर वो बताना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको आधा घंटा चलाएंगे। तो आधा घंटा चलाएंगे तो 25 चल गया। तो ये जो दूरी बचा, आप 700 दूरी बचा। ये 700 दूरी चूँकि दोनों तरफ से चलेगा तो रिलेटिव स्पीड जोड़ कर होगा, 200 से भाग दीजिए तो 3.5 का 3.5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से रिलेटिव स्पीड हो गया। तो कहाँ मिला होगा 3.5 की रफ्तार से, अगर आप देखिएगा, समझे, इसका मिलने का स्थान आप निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस कवर देख लेते हैं। 50 गुने 3.5 को 7/2 ही लिखते हैं। 25 7 175, 25 छक्का 150 होता है ना, 25 7 175। मिलने का जो समय है, ये टाइम तो 175 आवर हो जाएगा। तो इतना आवर हो गया। अब आपको निकालना है क्या, हमको निकालना है स्टेशन ए से दूरी। तो 175 घंटा तक चलना है। अगर पूछा होता कि मिलने का समय क्या आता, आप 175 आवर मारते। ये जो आया है रिलेटिव चाल आया है 3.5। अब देखिए पहले ये 25 चला हुआ था, ठीक है। अगर देखेंगे आप, ए 25 ऑलरेडी हम चलाए थे आधा घंटा। उसके बाद कितना समय, कितना देर और चलेगा, तो इसका जो चाल था वो चाल आप देखेंगे 50 का चाल था, है ना। 50 किलोमीटर पर घंटा के चाल से चल रहा था। और मिलने का जो समय है इतना घंटा है। तो इतना घंटा से अगर आप निकालेंगे 175, एक सेकंड रुकिए, गुने 50, तो ये तो डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये डिस्टेंस मेरे कोई काम का है नहीं, ये कोई काम का नहीं है मेरे डिस्टेंस। हमको क्या कर लेते हैं, हम देख लेते हैं कि 3.5 जो है यहाँ पे आया था, एक सेकंड रुक जाइएगा, 700 क्या था, किलोमीटर, और ये था किलोमीटर पर आवर, यस और नॉट। यहाँ से हम निकाले थे, तो यहाँ से आएगा इतना आवर, 3.5 घंटा ये आवर में आएगा, माफ़ी चाहते हैं, इतना आवर में ये दोनों, ये क्या मैंने निकाला, मैं थोड़ा सा इसको करेक्ट करता हूँ, ठीक है। फिर से समझा देता हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन मैंने ही कर दिया। देखिए ये ए है, ये बी है। एक यहाँ से निकला है 50 के चाल से, आधा घंटा तक चल लिया। तो जब आधा घंटा चलेगा, किलोमीटर पर आवर है, तो ये 50 गुने 1/2 कर दीजिएगा आधा घंटा के लिए, तो 25 किलोमीटर ये चल लिया। पूरा 725 था, यहाँ से 725 था, तो ये 700 बचा। अब दोनों का टाइम फिक्स है। अब एक इधर से चलना स्टार्ट किया, एक इधर से चलना स्टार्ट किया। इसका रफ्तार बहुत ज़्यादा है, 150, इसका 50 है, यहाँ से चलने वाला का 50 ही है रफ्तार। अब दोनों सापेक्ष चाल हो गया। 700 दूरी, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं टाइम, कितना टाइम में मिलेगा, तो 700 किलोमीटर है, यस और तो यस, और ये दोनों जोड़ेंगे तो 200 आपका आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। ध्यान रखिए, किलोमीटर से किलोमीटर गया, 200 से 200, यानी कि 3.5 घंटा लगा इसको मिलने में। यहाँ पर कहीं पे जाके मिला होगा, यहाँ पे बीच में 3.5 घंटा में, तो ये भी चला 3.5 घंटा, ये भी 3.5 घंटा, तो इतना का चाल है। और 3.5 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, तो इसका दूरी जब निकालिएगा कितना आ जाएगा, 50 गुने 3.5 घंटा, तो 25 आ जाएगा। तो 25 सते 175, क्या आ जाएगा, 175 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है, दूरी। और 25 पहले ये चला हुआ था, फाइनल कितना ये चल लिया, 200 किलोमीटर मिलने का दूरी हो गया। ए से 200 किलोमीटर की दूरी पर मिला होगा। 4 नंबर आंसर होगा 107 का। अच्छा क्वेश्चन में ये जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसा है नहीं कि बहुत टफ है, बट नहीं, अगर कॉन्सेप्ट रहेगा क्लियर तो फिर गड़बड़ हो जाएगा।
एक क्लब में महिलाओं की संख्या का पुरुषों की संख्या से अनुपात, महिलाओं का वीमेन का मेन से जो अनुपात है 3:2 है। हाल में 300 महिला क्लब में शामिल हुई, मतलब 3x + 300 जोड़ दिया गया और क्लब में शामिल हुई और अनुपात इतना हो गया। पहले इतना ही रह गया, पुरुष तो कुछ बदला नहीं, अब 5/2 हो गया। इसको सॉल्व करिए, 5 दूनी 10x, 3 दूनी 6x + 3 दूनी 600, ये घटेगा 4x = 600, 15 चौका 60 तो 150 आ जाएगा। x का मान 150 आ गया। पूछ रहा है महिलाओं की सदस्य की संख्या क्या होगी अब नया में, तो नया में इतना होगा, तो 15 × 45 और + 300 तो 750 आपका महिला टोटल होगी। यहाँ पे है कि एक भिन्न का अंश हर से 2 कम है। अच्छा, x/y यदि भिन्न है तो कह रहा है कि, या ऐसे करिए, अंश जो है हर से, हर नीचे होता है, हर से 2 कम है, तो लीजिए हर से 2 कम कर दिया मैंने अंश को। यदि अंश को 2 गुना किया जाए, अंश को 2 गुना किया जाए, लीजिए 2 गुना कर दिया, और हर को 3 गुना किया जाए, हर को 3 गुना किया जाए 3x, तो ये 2/9 के बराबर हो जाती है। लीजिए कर दिया, तो कितना आ जाएगा, 2 से 2 काट दीजिए, 9x - 9 दूनी 18 बराबर 3x, ये आके घट जाएगा 6x 18, तो x का मान 36 18 3 आ जाएगा। तो भिन्न ज्ञात करिए, निकल गया। 3 से यहाँ हो जाएगा क्या, 3 में 1 और नीचे 3, 1/3 ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। आगे का रहा है, एक संख्या में 40% की वृद्धि की जाती है और उसके बाद 40% की कमी की जाती है, 16% की कमी होगी, ऐसा है ना। वृद्धि करके कम करिएगा तो x² जो होता है ना, परसेंट का कमी आ जाता है। 40% बढ़ा के 40% घटा रहे हैं, छोड़िए मैं बना ही के दिखाता हूँ। एक संख्या में 40% की वृद्धि की है, 40% वृद्धि का मतलब होता है, इसको निकालिए, 0 से 0 2/5, तो 5 से आप कर दिए 7 वृद्धि कर दिए और फिर कम कर दिए, तो 5 से कर दिए 3, 25 और 7 21, 4 का आपने बढ़ोतरी किया 25 पर, गुने 100, 25 चौका 100, सॉरी मैं गलत कर रहा हूँ, ऐसे नहीं बनेगा। सबसे पहले 40% बढ़ाना है, तो 2/5 आया था, तो 5 से आपने 7 कर दिया। अब बढ़ी हुई संख्या को 40% आप कम कर रहे हैं, 40% कम करने का मतलब है 60/100 रह जाएगा, 1 0 से 1 0, 3/5, 7 21, 21/5 आ रहा है, 40% कम कर रहे हैं आप। ऐसे में तो कन्फ्यूजन हो रहा है, एक काम और कर लेते हैं, इससे कन्फ्यूज बन रहा है तो एक तरीका और है। पहले आपने 40% बढ़ाया तो +40, फिर 40% घटाया तो -40, प्लस माइनस माइनस 40 × 40/100, 1 0 1 0 1 0, 4 चौक 16 आ गया, और ये तो 0 आ गया, तो 16% का कमी हो गया, माइनस है इसीलिए कमी बता रहा है। तरीका कई गो है, उससे भी आ ही जाता निकालते तो। भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? संविधान सभा का एम.एन. राय, एम.एन. रॉय जो होंगे, इन्होंने सबसे पहले कहा एक संविधान भारत का होना बहुत ज़रूरी है, 1934 में। अगला है, पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहाँ जीवन मौजूद है उसे क्या कहा जाता है? जैवमंडल, वायुमंडल, गोलार्ध, हिममंडल, तो जैवमंडल बोलेंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान, ध्यान रखिए स्थिर तापमान है टेम्परेचर पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। टेम्परेचर को आपने क्या कर दिया, कांस्टेंट, और गैस का आयतन वॉल्यूम जो होता है उसके दाब का प्रेशर का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये कह रहा है। टेम्परेचर कांस्टेंट जैसे ही करेंगे
तो बॉयल का नियम ये हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यही पूछता है बार बार। ये आंसर हुआ न्यूयॉर्क में है, ये जिनेवा में नहीं है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर की भौतिक मेमोरी से संग्रहित परिणाम निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आउटपुट प्रोसेस, प्रोग्रामिंग, प्रोसेसिंग, इनपुट प्रोसेस। आउटपुट प्रोसेस होगा, बाहर निकाल रहे हैं ना आप, इसीलिए। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था? बहुत इंपॉर्टेंट है, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। तो इसमें लड़ने वाला कौन था? प्लासी के युद्ध में। तो आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला लड़ा था 23 जून 1757 को। सूर्य की चमकती हुई सतह को क्या कहा जाता है? उसको कोरोना बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे नाम अलग दिया हुआ है तो उससे हिसाब दीजिए, सूर्य का बाह्य प्रमंडल बोलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो तिरंगा झंडा स्टुगार्ड में मैडम कामा ने फहराया था, उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था? आंसर हो जाएगा आपका इंदुलाल याग्निक। 120 नंबर कह रहा है कि भारत सरकार ने इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम शुरुआत किस लिए किया है? निजी क्षेत्र में बैंक को पुनरुत्थान के लिए, संसाधन जुटाने के लिए, निजी बैंकों की क्षमता है, सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों को पुनरुत्थान करने के लिए। तो आंसर हो जाएगा आपका यही, सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों को पुनरुत्थान करने के लिए इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम स्टार्ट किया है। आज के सेट में हम क्या कर रहे हैं, जितनी भी बातें थी आपके बीच में रख रहे हैं, और अब हम लोग हिंदी इंग्लिश को देखते हैं। ज़्यादा देर नहीं लगेगा, फटाफट इसको देख के समझ सकते हैं। कह रहा है इंड इन स्मोक को हम क्या लिख सकते हैं? देख रहे हैं, आइडम्स एंड फ्रेज है। bear no fruit, produce good result, benefit the poor and downtrodden, motivate to produce। तो 121 का पहला हो जाएगा bear no fruit। स्मोक खत्म हो गया, आग बुझ गया, मतलब क्या होगा? कोई फ्रूट नहीं लगा। दे डू नॉट ट्रस्ट इन गॉड, पास्ट टेंस में बदलना है। दे डू नॉट, तो दे डिड नॉट ट्रस्ट इन गॉड, और याद रखिएगा ट्रस्ट ही होगा, V1 हो जाता है डिड आने के बाद। 2 आंसर होगा इसका। एंटोनियम्स बताना है। अगला प्रश्न देखेंगे आप, सेपरेट। सेपरेट मतलब अलग होना, तो एक साथ आने को क्या बोलेंगे? ऑपरेट, लोनली, एमुलमेट। तो 123 का पहला हो जाएगा अमलगेमेट का मतलब होता है एक साथ करना। अगला है सिनोनियम्स है, बताना इस बार। सिक्योर, सिक्योर को उल्टा क्या करेंगे? सिक्योर करना। सिनोनियम्स क्या हो जाएगा? सेक्रेट, सेफ करना। 3 आंसर हो जाएगा 124 का। अगला प्रश्न आपके सामने है कि ऑल्दो ही करेक्ट इन कर मतलब क्या करा? फाइंड आउट द एरर पार्ट। देखिए, ऑल्दो ही इज यूजुअली रूड विथ एवरीवन, ही बिहेव्ड नाइस विथ ऑल ऑफ अस टुडे। तो इसका आंसर जानते क्या हो जाएगा? ही बिहेव्ड नाइस नहीं, नाइसली, नाइसली होना चाहिए था। 3 नंबर में गड़बड़ी है, ठीक है। इसका पार्ट 3rd में गलती है, इसको सजाना रहता है। ऐसा क्वेश्चन जब भी है तो आपको पढ़ना है, समझना है। कह रहा है कि वगैरह वगैरह फॉर्म द मीनिंगफुल सेंटेंस। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ देखना है C A और B। C A और B मतलब D कभी भी पहला नंबर पे नहीं आ सकता है, तो आपको इन तीनों में ही सर्च करना है पहला कौन आ सकता है। एंड से कभी पहला स्टार्ट होगा सब्जेक्ट नहीं होगा, इन दोनों में से होगा। तो नाम रहता है तो वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, नाम वाला होता है। C दोनों वाला आंसर हो सकता है। तो राकेश वाज लिव्ड इन द विलेज वाज वन ऑफ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट, बी हो जाएगा उसके बाद। द मोस्ट ऑफ हिम बिकॉज मोस्ट ऑफ बी हो जाएगा। तो इसके बाद बी जाएगा, सी के बाद बी, इसी में यही आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है आपका कि वन हु रिएक्ट्स एट द स्लाइटेस्ट स्टिमुलस। तो आंसर क्या दीजिएगा? इमोशनल। Which of the following word is correctly spelled? Irrevocable, leisurely, plaintive, all of the correct है। 128 का आंसर हो जाएगा। 4 नंबर इसमें सभी करेक्ट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, चतुराई किस प्रकार की संज्ञा है? तो आंसर है आपका भाववाचक होता है। तुम हंसकर बात करते हो, वाक्य में क्रिया विशेषण पूछ रहा है। तुम हंसकर बात करते हो, क्रिया का विशेषता कौन है? हंसना।
सॉरी बात करना तो कैसा, हंस कर, तो आंसर क्या हो जाएगा, हंस कर, उसका बड़ाई कर रहा है। क्रिया विशेषण क्रिया का विशेषता बताता है। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, चप्पल, चिकित्सा, चंद्रमा या चम्मच। तो ये थोड़ा टफ हमको लगता है, लेकिन आप लोग देखिए इसको, चिकित्सा आंसर होगा, ये सब पुल्लिंग है। अन्वय के दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो आंसर हो जाएगा गोपाल ने एक गाय और एक भैंस खरीदी, ये सही हो जाएगा। जलज किसका पर्यायवाची नहीं है, तो जलज मोती, शंख, कमल, स्वर्ण। जलज स्वर्ण को बोलते हैं, नहीं इसको नहीं बोलते हैं। अद्यतन का विलोम क्या होगा, अद्यतन का हो जाएगा आपका पुरातन। और ये पढ़ के जवाब देना है, तो आप इसको आप पढ़िए इतना को, फिर इसको पढ़िए, और ये रहा क्वेश्चन, जवाब दीजिए ज़रा। फिर ये रहा क्वेश्चन, जवाब दीजिए कुछ क्वेश्चन का। ये पढ़ने वाला आपको जवाब देना है, क्योंकि आप कर सकते हैं, आगे मैं बताता हूँ अभी। कर रहा है रास्ता देखना मुहावरे का अर्थ क्या है, बताइए तो। समय नष्ट करना, पता लगाना, निराश होना, प्रतीक्षा करना। रास्ता देखना मतलब प्रतीक्षा करना, ये तो ऐसे ही बन गया बिना पैराग्राफ के ही। एक हाथ से ताली नहीं बजती, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, एक हाथ से ताली नहीं बजता है। एक हाथ ताली बजानी चाहिए। झगड़े के लिए एक पक्ष जिम्मेदार होता है, झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होता है, यही आंसर होगा, दोनों पक्ष जिम्मेदार होता है। अगला प्रश्न है आपका, महेंद्र का संधि विच्छेद होगा, तो महाजोर इंद्र, महेंद्र। 140 का आंसर हो जाएगा पहला ही, महाजोर इंद्र, महेंद्र। राज दरबार में कौन सा समास है, राजा का दरबार। तो ऐसा जब भी होता है तो इसको क्या बोलते हैं, तत्पुरुष में ये चला जाएगा। अगला है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है, पुष्प, ये तो सही है। पूज्य, ये भी सही है। प्रशंसा, परिस्थिति। 142 का ये जो पूज्य है इसमें गड़बड़ी है, पूज्य में ऐसे होता है, पूज्य बड़ी की मात्रा लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग में आपका भाषा स्त्रीलिंग होता है। निम्नलिखित कौन सा वर्ण घोष है, तो घोष जो है आपको समझना पड़ेगा थोड़ा, ग जो है इसमें घोष वर्ण में आ जाएगा। अगला है अली, अली शब्द में संयुक्त सही मतलब क्या है, ये अली है और अली है, दोनों का मतलब अलग अलग है। तो आंसर इसका हो जाएगा भौरा। इस अली का मतलब, इस अली का मतलब सखी होता है। अधिकार में उपसर्ग है, तो धिकार में अ आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा अधिकार में अधि लग जाएगा उपसर्ग, अधिकार हो जाएगा। अगला है धार्मिक में प्रत्येक प्रत्यय है जो पीछे से लगता है, धर्म मिक होना चाहिए ना, इसका हो जाएगा इक, इक प्रत्यय है इसमें। अगला है कथा का बहुवचन होगा, आंसर हो जाएगा कथाएं। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है, वर्तमान काल का होगा मानव पढ़ता है, मानव पढ़ता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, दोहे में च और ल की आवृत्ति हुई है, कौन सा अलंकार दर्शाते हैं। आंसर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार दर्शाते हैं, समझे। तो इस तरह के पूरा कंप्लीट है। इसका पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा टेलीग्राम पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप इसको पढ़ना चाहे तो अच्छे से पढ़ के समझ सकते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट बाबा, थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करके जरूर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन, ताकि मैं जब अपलोड करूँ अगला वीडियो तो आपको आसानी से मिल जाए। समय लेट लगता होगा आपको पहुँचने में वीडियो, अगर बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ना तो जल्दी पहुँचेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।